हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री ऑफ टर्बो फैन के बारे में देखेंगे। बोइंग 700 से रोल्स रॉयस कॉनवे लो बाईपास टर्बो फैन। बाईपास हवा पंखे से बाहर निकलती है, जबकि कोर से निकलने वाली हवा केंद्रीय नोजल से बाहर निकलती है। यह फ्लोटेड जेट 5 डिजाइन रोल्स रॉयस में फेडरिक ग्रेटोरेक्स द्वारा तैयार किया गया शोर कम करने वाला तरीका है। जनरल इलेक्ट्रिक GNX 2B टर्बो फैन इंजन जैसा कि बोइंग 747 और 8 पर इस्तेमाल किया गया। बाईपास नोजल से आगे की ओर देखने पर बाईपास डक्ट का दृश्य और पंखे के निकास स्टेट पंखे के ब्लेड दिखाई दे रहे। प्रारंभिक टर्बोजेट इंजन बहुत अधिक ईंधन कुशल नहीं थे, क्योंकि उनका समग्र दबाव अनुपात और टरबाइन इनलेट तापमान उस समय उपलब्ध प्रौद्योगिकी और सामग्रियों द्वारा गंभीर रूप से सीमित। पहला टर्बोफैन इंजन जिसमें केवल एक परीक्षण बेड पर चलाया गया था, जर्मन डेमलर वेंज DB 607 था, जिसे जर्मन RLM द्वारा 109 और 007 नामित किया गया था, जिसकी पहली रन तिथि 27 मई 1943 थी। एक इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करके टर्बो मशीनरी के परीक्षण के बाद जो 1 अप्रैल 1943 को किया गया था। इंजन का विकास इसकी समस्याओं के साथ छोड़ दिया गया था, क्योंकि जर्मनी के लिए युद्ध की स्थिति खराब हो गई थी। बाद में 1943 में ब्रिटिश ने मेट्रोविक F3 टर्बोफैन का परीक्षण किया, जिसमें मेट्रोविक F2 टर्बोजेट को गैस जनरेटर के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जिसमें विकास एवं क्लोज्ड कपल्ड आफ्टर फैन मॉड्यूल में डिस्चार्ज होता था, जिसमें एक कटरा रोटेटिंग LP टरबाइन सिस्टम होता था, जो 100 अक्षीय कटरा रोटेटिंग पंखे चलाता था। बेहतर सामग्री और ट्विन कंप्रेसर की शुरुआत, जैसे कि ब्रिस्टल ओलंपस और प्रेंट एंड विटनी JT3C इंजन ने समग्र दबाव अनुपात और इस प्रकार इंजन की थर्मोडायनेमिक दक्षता में वृद्धि की। उनकी प्रणोदन दक्षता भी खराब थी, क्योंकि शुद्ध टर्बोजेट में उच्च विशिष्ट थ्रस्ट उच्च वेग निकास होता था, जो सुपरसोनिक उड़ान के लिए बेहतर अनुकूल है। मूल कम बाईपास टर्बोफैन इंजन को निकास वेग को विमान के करीब 1 मान तक कम करके प्रणोदक दक्षता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया। दुनिया के पहले उत्पादन टर्बोफैन रोल्स रॉयस कॉनवे का बाईपास अनुपात। मूल कम बाईपास टर्बोफैन इंजन को निकास वेग को विमान के करीब 1 मान तक कम करके प्रणोदक दक्षता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया था। दुनिया के पहले उत्पादन टर्बोफैन रोल्स रॉयस कॉनवे का बाईपास अनुपात 0.3 था, जो आधुनिक जनरल इलेक्ट्रिक F404 लड़ाकू इंजन के समान था। 1960 के दशक के नागरिक टर्बोफैन इंजन, जैसे कि प्रेंट एंड विटनी JT8D और रोल्स रॉयस स्पाई का बाईपास अनुपात 1 के करीब था। वह अपने सैन्य समकक्षों के समान थे। टर्बोफैन इंजन द्वारा संचालित पहला सोवियत एयरलाइनर 1962 में पेश किया गया था। टर्बो लुए ट्यू 124 था। इसमें सोलुविए D20 का इस्तेमाल किया गया था। बीच एरोफ्लैट और अन्य पूर्वी ब्लॉक एयरलाइनों के लिए विमानों का उत्पादन किया गया था, जिसमें दशक की शुरुआत का संचालित हुए। पहला जनरल इलेक्ट्रिक टर्बोफैन CG 805 3 टर्बोजेट पर आधारित आफ्टर फैन था। इसके बाद 2.0 बाईपास अनुपात के साथ आफ्टर फैन जनरल इलेक्ट्रिक CF700 इंजन आया। इसे जनरल इलेक्ट्रिक J85 CG 610 टर्बोजेट से लिया गया था, जो बड़े रॉकवेल सबलाइनर मॉडल एयरक्राफ्ट के साथ साथ डसॉल्ट फॉल्कन 20 को शक्ति प्रदान करता था, जिसमें थ्रस्ट में लगभग 50% की वृद्धि हुई थी। पहला छोटा टर्बोफैन था, जिसमें संघीय उड्डयन प्रशासन द्वारा प्रमाणित किया गया था। एक समय में दुनिया भर में 400 से अधिक CF700 विमान परिचालन में थे, जिनमें अनुभव आधार 10 मिलियन से अधिक सेवा घंटा तक था। CF700 टर्बोफैन इंजन का उपयोग प्रोजेक्ट अपोलो में चंद्रमा पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए लूनर लैंडिंग रिसर्च व्हीकल के पावर प्लांट के रूप में किया गया था। इसकी प्रकार की बात करें तो एक उच्च विशिष्ट थ्रस्ट कम बाईपास अनुपात टर्बोफैन में आमतौर पर इनलेट गाइड वेन के पीछे एक मल्टी स्टेज फैन होता है, जो अपेक्षाकृत अगर बात करें तो उच्च दबाव अनुपात विकसित करता है और इस प्रकार उच्च निकास वेग प्रदान करता है। कोर एयर फ्लो इतना बड़ा होना चाहिए कि यह सुनिश्चित हो सके कि पंखे को चलाने के लिए पर्याप्त कोर पावर है। उच्च दबाव टरबाइन रोटर के इनलेट तापमान को बढ़ाकर एक छोटा के कोर प्रवाह उच्च बाईपास अनुपात चक्र प्राप्त किया जा सकता है।
टर्बोफैन टर्बोजेट के किस तरह अलग है, इसका एक पहलू समझाने के लिए समान वायु प्रवाह और समान नेट थ्रस्ट पर तुलना की जा सकती है। बाईपास प्रवाह केवल तभी जोड़ा जा सकता है जब टरबाइन इनलेट तापमान छोटे कोर प्रवाह की भरपाई करने के लिए बहुत अधिक ना हो। टरबाइन कूलिंग मटेरियल तकनीक में भविष्य के सुधार उच्च टरबाइन इनलेट तापमान की अनुमति दे सकते हैं, जो कुल दबाव अनुपात वृद्धि के परिणाम स्वरूप बढ़े हुए कूलिंग एयर तापमान के कारण आवश्यक। परिणामी टर्बोफैन जो उचित दक्षता और जोड़े गए घटकों के लिए डक्ट लॉस के साथ होता है, संभवतः टर्बोजेट की तुलना में उच्च नोजल दबाव अनुपात पर काम करेगा, लेकिन नेट थ्रस्ट को बनाए रखने के लिए कम निकास तापमान के साथ। चूँकि पूरे इंजन में तापमान वृद्धि कम होगी, इसलिए ईंधन प्रवाह भी कम हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर विशिष्ट ईंधन खपत होगी। कुछ कम बाईपास अनुपात वाले सैन टर्बोफैन में पहले फैन रोटर स्टेज पर हवा को निर्देशित करने के लिए परिवर्तनीय इनलेट गाइड वैन होते हैं। इसमें फैन सर्ज मार्जिन में सुधार होता है। व्यापक रूप से उत्पादित फ्रेंट एंड विटनी JT8D का उपयोग कई शुरुआती नैरो बॉडी जेट लाइनरों में किया गया था। पंखा इनलेट गाइड वैन के पीछे होता है। इसमें भी अगर बात करें तो 1970 के दशक से अधिकांश जेट फाइटर इंजन कम मध्यम बाईपास टर्बोफैन रहे हैं, जिनमें से एक मिश्रित निकास आफ्टर बर्नर और वेरियल एरिया एग्जिट नोजल होता है। आफ्टर बर्नर एक दहनक है जो टरबाइन ब्लेड के नीचे और नोजल के ठीक ऊपर स्थित होता है। जो आफ्टर बर्नर विशिष्ट ईंधन इजेक्टर से ईंधन जलाता है। जब जलाया जाता है तो आफ्टर बर्नर में ईंधन की बड़ी मात्रा जलाई जाती है, जिससे निकास गैसों का तापमान एक महत्वपूर्ण डिग्री तक बढ़ जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च निकास वेग इंजन विशिष्ट थ्रस्ट होता है। जब आफ्टर बर्नर जलाया जाता है तो अतिरिक्त मात्रा और बढ़ी हुई प्रवाह दर को समायोजित करने के लिए वेरियल ज्योमेट्री नोजल को एक बड़े थ्रोट क्षेत्र में खोलना चाहिए। आफ्टर बर्निंग को अक्सर टेक ऑफ, ट्रांसोनिक त्वरण और लड़ाकू युद्धाभ्यास के लिए एक महत्वपूर्ण थ्रस्ट बूस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन इनमें से बहुत अधिक ईंधन की आवश्यकता होती है। नतीजतन आफ्टर बर्निंग का उपयोग मिशन के केवल छोटे हिस्सों के लिए किया जा सकता है। मुख्य इंजन के विपरीत, जहां टरबाइन तक पहुंचने से पहले कंबस्टर में स्टाइकोमेट्रिक तापमान को कम करना पड़ता है, अधिकतम ईंधन भरने पर आफ्टर बर्नर को नोजल में प्रवेश पर स्टाइकोमेट्रिक तापमान उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया। एक निश्चित कुल लागू ईंधन वायु अनुपात में दिए गए पंखे के वायु प्रवाह के लिए कुल ईंधन प्रवाह समान होगा। इंजन के शुष्क विशिष्ट थ्रस्ट की परवाह किए बिना, हालांकि एक उच्च विशिष्ट थ्रस्ट टर्बोफैन में परिभाषा के अनुसार एक उच्च नोजल दबाव अनुपात होगा, जिसके परिणाम स्वरूप उच्च आफ्टर बर्निंग नेट थ्रस्ट होगा और इसलिए कम आफ्टर बर्निंग विशिष्ट ईंधन खपत होगा। पहला इंजन ऐसे लड़ाकू विमान के लिए उपयुक्त है जिसमें काफ़ी लंबे समय तक आफ्टर बर्निंग युद्ध में रहना पड़ता है, लेकिन उसे केवल हवाई क्षेत्र के काफ़ी करीब ही लड़ना पड़ता है। दूसरा इंजन ऐसे विमान के लिए बेहतर है जिसे युद्ध में जाने से पहले कुछ दूरी तक लड़ना पड़ता है या लंबे समय तक इधर उधर भटकना भी पड़ता है। और इसी के साथ बात करें, हालांकि पायलट विमान के ईंधन भंडार के खतरनाक रूप से कम होने से पहले केवल कुछ समय के लिए आफ्टर बर्निंग में रह सकता है। पहला उत्पादन आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन फ्रेंट एंड विटनी TF30 था, जिसकी शुरुआत में F11 अडमार्क और F14 टॉमकैट में संचालित किया गया था। लो बाईपास मिलिट्री टर्बोफैन में प्रेंट और विटनी F119 यूरोजेट EG200 ईंधन की बचत को बेहतर बनाने और शोर को कम करने के लिए लगभग सभी जेट लाइनर और अधिकांश सैन्य परिवहन विमान कम विशिष्ट थ्रस्ट उच्च बाईपास अनुपात टर्बोफैन द्वारा संचालित होता है। ये इंजन 1960 के दशक में ऐसे विमानों का इस्तेमाल किए जाने वाले उच्च विशिष्ट थ्रस्ट कम बाईपास अनुपात टर्बोफैन से विकसित हुआ। आधुनिक लड़ाकू विमान कम बाईपास अनुपात वाले टर्बोफैन का उपयोग करते हैं और कुछ सैन्य परिवहन विमान टर्बो प्रॉप का उपयोग करते हैं। मल्टी स्टेज फैन को सिंगल स्टेज यूनिट से बदलने से कम विशिष्ट थ्रस्ट प्राप्त होता है। कुछ सैन्य इंजनों के विपरीत आधुनिक सिविल टर्बोफैन में फैन रोटर के सामने स्थित इनलेट गाइड वैन नहीं होता। वांछित नेट थ्रस्ट प्राप्त करने के लिए पंखे को स्केल किया जाता है। इंजन के कोर को पंखे को उसके निर्धारित द्रव्यमान प्रवाह और दबाव अनुपात चलाने की पर्याप्त शक्ति उत्पन्न करनी चाहिए। टरबाइन कूलिंग मटेरियल तकनीक में सुधार उच्च टरबाइन रोटर इनलेट तापमान की अनुमति देता है, जो एक छोटे कोर की अनुमति देता है, जो संभावित रूप से कोर थर्मल दक्षता में सुधार करता है। कोर दरम्यान प्रवाह को कम करने के लिए LP टरबाइन पर लोड बढ़ जाता है, इसलिए इस इकाई को औसत चरण लोडिंग को कम करने के लिए
एलपी टरबाइन दक्षता को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त चरणों की आवश्यकता हो सकती है। कोर फ्लो को कम करने में बाईपास अनुपात भी बढ़ जाता है। 5:1 से अधिक बाईपास अनुपात तेजी से आम हो रहे हैं। ब्रेंट एवं वेटनी, जिसे 2016 में वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश किया गया था। कोर के समग्र दबाव अनुपात को बढ़ाकर कोर थर्मल दक्षता और सुधार प्राप्त किया जा सकता। ब्लेड वायु गति में सुधार से अतिरिक्त कंप्रेसर चरणों की संख्या कम हो सकती है और परिवर्तनीय ज्यामितीय स्टेटर उच्च दबाव अनुपात वाले कंप्रेसर को सभी थ्रोटल सेटिंग्स पर उछाल मुक्त काम करने में सक्षम बनाते हैं। तो ये थी आपकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन टर्बो फैन के बारे में, हिस्ट्री ऑफ टर्बो फैन। आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे और जल्दी मिलते हैं ऐसा ही कोई नया वीडियो लेके। तब तक के लिए बाय बाय।